जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, आज पाकिस्तान की जो असेंबली है, कौमी असेंबली जिसे हम बोलते हैं, उसका आज आखिरी दिन है और आज हुकूमत ख़त्म हो रही है। अब पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि नए इलेक्शंस आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शंस डिले जो हैं वो हो रहे हैं। तार साहब, आप क्या समझते हैं इन 5 सालों में पाकिस्तान कहाँ खड़ा हो गया? हम भारत को देखते हैं, उनकी तो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, यूएई के साथ, जीसीसी के साथ। आप कैसे रेट करते हैं, कैसे मेज़र करते हैं कि इन 5 सालों में पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ कैसी हैं और क्या हम आइंदा जो कुछ महीने हैं, उनको आप कैसे फ़ोरसी करते हैं? काइंडली। और आज हुकूमत, आज हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब फ़ारग हो रहे हैं, केयरटेकर सेटअप जो है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। चीमा साहब, मैं कोशिश करता हूं कि पिक्चर सारी ड्रा करूं आपको। सबसे पहले तो पाकिस्तान के हवाले से कि आखिरी दिन है और आखिरी दिनों में रोजाना डेली बेस पे हमारे शहबाज शरीफ साहब जो है वो एडमिशन करते हैं कि आर्मी चीफ साहब जो है वही इस सारी जो तरक्की का ख्वाब भी उन्होंने देखा है, फ्लाई ओवर भी उन्होंने बनवाए हैं और उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में ये एडमिशन है सबसे पहले तो कि पाकिस्तान में सिविलियन सेटअप इज अ फेल्योर। दे कैन नॉट डिलीवर एनीथिंग, दे आर नॉट सीरियस। पहले भी जो जितने तज्जियाकार हैं दुनिया सारी के, वो हमेशा ये कहते थे ये प्रोजेक्ट अनाउंस कर देते हैं, फॉलो अप नहीं कर पाते, क्योंकि शायद ये कमीशनें ले लेते हैं, उसमें से सारा कुछ अपना जूस ले लेते हैं ठेकेदारों से, फिर फॉलो अप नहीं करते। ये पहले भी ये है और ये बार बार जो शहबाज शरीफ साहब इस चीज का हर तकरीर के अंदर, हर इवेंट के अंदर, चाहे वो मिनरल के बारे में हो, भाराकऊ का फ्लाई ओवर हो, जो भी तकरीर करते हैं उसमें मुसलसल वो इस चीज को मेंशन करते हैं और इससे ये इंडिकेटर है सबसे पहले कि सिविलियन सेटअप इस पे। तो उसी हवाले से अगर देखा जाए, अब असेंबलियों की बात करते हैं। असेंबलियों के अंदर अपोजिशन लीडर राजा रियाज हैं, मैं नो ऑफेंस टू देम, लेकिन उनकी कैपेसिटीज किसी भी पाकिस्तानी से ढकी छुपी नहीं है। कि पार्टियां पीडीएम एक तरफ और दूसरी तरफ अपोजिशन मौजूद नहीं है। और आफ्टर द नो कॉन्फिडेंस वोट और आफ्टर पीटीआई के जब एमएन ने जब उन्होंने रिजाइन दिए थे, तो जो उसके बाद ये लेजिस्लेशन जो थी उसके बाद करना एक बड़ा एक सवालिया निशान है उनकी हर लेजिस्लेशन के ऊपर। विदाउट एन अपोजिशन, विदाउट अ मेजोरिटी ऑफ द एमएनएस, जब वो निकल गए तो अपने इलाकों को वो रिप्रेजेंट करने की सलाहियत नहीं रखते थे। एक तो ये, तो उसके बाद इन्होंने ये किया जो आखिरी दिनों में मैंने आपको बताया था, इन्होंने 59 के करीब जो है जिस कानून पास कराने की कोशिश की है, बल्कि जिसके ऊपर रजा रबानी साहब की तकारीर मौजूद हैं। उसके ऊपर वो हमारे जो एक सेनेटर हैं फजलुर रहमान ग्रुप से, उनकी तहफुजात मौजूद हैं। उन्होंने खुल खुला के, बल्कि रजा रबानी साहब ने तो बिल जो थे पेश किए तो फाड़े उन्होंने कहा था। और आज एक खातून है जो आज बिल्कुल वो उन्होंने बड़ी सही बात की है, सायरा बानो उनका नाम है। उन्होंने आज असेंबली में खड़े होकर स्पीच दी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान इस तरह ही बेचना था, हर चीज करनी थी, पूरा पाकिस्तानी ओलक्स पे लगा दिया। जो ओलक्स जो फर्म है, उन्होंने इतराज किया कि ये हमारे साथ क्या मजाक हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या मजाक हो रहा है। जो मैं उसमें एक चीज जो उसमें सारे कवानीन के बारे में तो मैं नहीं पढ़ सका कि क्या किया, लेकिन एक कानून आजम नजीर ताड़ साहब ने किया और इस वक्त वो तवज्जो का मरकज है, जिसमें कहा गया है कि पीआईए और आपके सारे एयरपोर्ट्स और उसमें खासकर रोजबेल्ट होटल इन न्यूयॉर्क, उसके बारे में जो उन्होंने बातें की हैं, उसका जब उस पर मैंने खुद अपने कुछ पढ़ने की कोशिश की तो नजर ये आया उसमें से कि आईएमएफ ने कहा है कि आप इन चीजों के, हम जो आपको पैसे देते हैं, आप इनमें से नुकसान को आप उसमें डाल देते हैं और वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू इट। तो उसमें मैं बताना चाहूंगा कि माजी में हर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर हाथ साफ करने की कोशिश की है। हालांकि हमारे अमीरुल मोमिनीन के दौर में भी कई उसके दफा लोगों ने उसमें इंटरेस्ट शो किया। जेरड कुशनर साहब के बारे में कहा गया कि शायद वो इंटरेस्टेड है और कोई मिडल मैन के जरिए कुछ हो रहा है। अब पता नहीं है जो आज ये आईएमएफ वाले करने वाले हैं, ये देखे इसमें अब जब बेचा जाएगा तो किकबैक्स ली जाएंगी या किस तरीके से किया जाएगा। लेकिन आई होप के एक कोई ट्रांसपेरेंट किस्म का इसमें से चीजें निकले। अब देखें इसमें क्या होता है। ये एक अजीब सी सूरत हाल बन चुकी है। रीजन के हवाले से आपने बात मैं करना चाहूंगा
कि श्रीलंका जो है फ्रांस के साथ अपनी नेवल एक्सरसाइज कर रहा है इंडियन ओशन में, और दूसरा उसके बाद भारत जो है वो फ्रांस से एटॉमिक सबमरीन लेने की बातें कर रहा है, और जो वो ऐसी सबमरीन है जिनके अंदर ही रिएक्टर मौजूद है एटॉमिक, और दे हैव कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू स्टे अंडर द वाटर फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। एक ये है, और आपको पता है कि अगला जो है इस वक्त मसला वो इंडियन ओशन का है, क्योंकि चाइना को जितना तेल जाता है वो इंडियन ओशन से गुजरता है, और चाइना जो ट्रेड करता है वो इट हैज टू गो थ्रू द इंडियन ओशन। ये कुछ नई चीजें आ रही हैं, आकस के बारे में चीजें सामने आ रही हैं, और इन सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान जो है वो, जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगले दिन जो पीस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें पाकिस्तान को भी इनवाइट नहीं किया गया, रशिया को इनवाइट नहीं किया गया। जो नई कुछ चीजें आ रही हैं भारत के हवाले से, भारत व्हीट एक्सपोर्ट करने के बारे में, इंपोर्ट करने के बारे में सोच रहा है, शॉर्टेज है वहां पे भारत में, क्योंकि पिछली दफा सुना है जो बिजाई का सीजन था उसमें भारत अपनी गंदम को जितना उनका टारगेट था उस तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पाया। अब देखें आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू सीरियस फाइनेंशियल इश्यूज। मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया था, और जिस तरह आपने खुद कहा है कि इस वक्त इलेक्शन को डिले करने के बारे में बातें हो रही है, और कर देना चाहिए, मैं समझता हूं। मैंने जिस तरह आपको बताया था, पाकिस्तान का शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ये है कि टेक्नोक्रेट सेटअप आए और वो 1 साल उसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके आए, कुछ थोड़ी बहुत जो है इकोनॉमी वो ठीक हो, और उसके बाद जब हालात साजगार हो तो फिर इलेक्शन कराए जाए, वरना इलेक्शन इज नॉट अ सोल्यूशन। क्योंकि इलेक्शन, चीमा साहब मैं आखिरी पॉइंट ये अर्ज करना चाहूंगा, इलेक्शन तब जरूरी होते हैं जब पार्टियों के पास इकोनॉमिक रोड मैप मौजूद हो, इनके पास कोई पॉलिटिकल रोड मैप मौजूद हो। इन पार्टियों के पास कुछ भी नहीं है सिवाय करप्शन के, तो पाकिस्तान सोल्यूशन इज नॉट इलेक्शंस। इलेक्शन का सोल्यूशन तो तब होता ना कि हर पार्टी का अपना अपना इकोनॉमिक रोड मैप होता, और लोग उसमें से एक रोड मैप को पिक करते, उनको मैंडेट दिया जाता कि आप इस तरीके से हमारी इकोनॉमी इंप्रूव करें। तो इनके किसी के पास कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है, तो इलेक्शन इज नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन इज अ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और उसके लिए इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाना बहुत जरूरी है। एक बड़ी ईसीएल की जरूरत है। लोग अभी भी जहाजों में थैले भर भर के उड़ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, और इस सिस्टम बिल्कुल बेकार लाचार हो चुका बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, सिस्टम तो बेकार और लाचार है, और हमारे पास जो हैं वो ऑप्शंस भी कोई नहीं है। आज आपने भी एक न्यूज़ शेयर की थी कि अफ़गानिस्तान के हवाले से तार साहब, हमारे लिए तो अफ़गानिस्तान ही मसला बनता जा रहा है। है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे मिनिस्टर साहब हैं, एक राजा सॉरी रियाज पीरज़ादा साहब, वो कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान हमारे लिए कोई मसला नहीं है, दहशतगर्द हमें वहाँ से हमले नहीं कर रहे। आर्मी चीफ कह रहे हैं नहीं, हमें वहाँ से जो वो हैं मसले हो रहे हैं। आज उन्होंने कहा है कि जी ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं जी अफ़गानिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है टेरर इंसिडेंट में, जबकि हमारे आर्मी चीफ कह रहे हैं। तार साहब, हमारा खिता मज़ीद वोलेटाइल हो गया है, इंडिया हमारे हाथ में नहीं आ रहा, अफ़गानिस्तान के साथ हम वैसे के उधर ही बैठे हुए हैं। चीनी इतने नाराज़ हैं कि सिक्योरिटी लेंस से देखते हैं कि चीनी एम्बेसडर यहाँ मौजूद नहीं है, उनका वाइस प्रीमियर आया है तो 3 दिन के लिए इस्लामाबाद ठीक जो है वो बंद कर दिया है। आपको लगता है कि ये केयर टेकर सेटअप और ये हुकूमत की ये जो 5 साल है, पर्टिकुलरली इमरान खान ने कहा कि हमें 40-50 हज़ार बंदा पाकिस्तान लाना पड़ा, जिनमें 6-7 हज़ार दहशतगर्द थे, हम एक नए जो है वो मसले में गिर गए हैं, और हमारी सियासी जमातों के पास, आप इकोनॉमिक रोड मैप की बात करते हैं, उनके पास खित्ते के लिए भी कोई रोड मैप नहीं है। वो आज तक ये फैसले ही नहीं कर सके कि हमें दहशतगर्दों से बात करनी है या नहीं करनी। आप ये अफगानिस्तान के मसले को कैसे देखते हैं, और आपको लगता है कि सियासी जमातों की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर अफगानिस्तान एंड टीटीपी एंड दहशतगर्द जमातों के बारे में आइंदा इलेक्शन में आपको वायलेंस नजर आ रहा है? जो ये जारी बात है, इलेक्शन जो सीजन है वो तो शुरू हो गया। देखें, इसमें हमारे आर्मी चीफ साहब ने अगले दिन पेशावर एक इवेंट के अंदर उन्होंने कहा है कि जो अफगानिस्तान इज वायलेटिंग द दोहा एग्रीमेंट, उन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई किया, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि दहशतगर्द वहां से आ रहे हैं। दोहा एग्रीमेंट क्या है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। दिस वाज द कमिटमेंट ऑफ तालिबान, लेकिन वो उस कमिटमेंट पे वो खड़े नहीं हो रहे हैं। टीटीपी हैज अ सेफ हेवंस,
पिछली दफा हमारे जब आईएसआई के वहां पे हेड गए थे, उन्होंने कितने करोड़ रुपए का मुतालबा किया था कि हमें बताएं, आप इतने पैसे दिए जाएं ताकि हमें इन्हें बॉर्डर एरिया से लेके कहीं दूर ले जाएं, दूसरे बॉर्डर्स के ऊपर कहीं नजदीक ले जाएं। इसका मतलब है कि वी नो एग्जैक्टली व्हाट द इशू इज, बट व्हाई वी आर नॉट सीरियस टू हैंडल इट। आपने एक दफा पाकिस्तान, मुझे याद है कि उन्होंने एक दफा हमारे F-16 ने फॉलो किया था जो अटैकर्स आए थे वहां से। व्हाई डोंट यू रिपीट द सेम एक्सरसाइज? हम एक कदम आगे जाके 2 कदम पीछे जाने वाली पॉलिसी क्यों नहीं चेंज करते? बिकॉज नो रीजन। इससे ज्यादा आगे कहां जाएंगे? अगले दिन फजलुर रहमान साहब के जलसे के अंदर 70 बच्चे मारे गए हैं। अब इससे आगे क्या देखेंगे? आप जाके उनको बताते क्यों नहीं कि वी आर सिक ऑफ इट? और फिर उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ईरान का मॉडल क्यों नहीं आज तक अडॉप्ट किया? ईरान के अंदर अफगानी महाजिर गए थे, उन्होंने उनको एक सर्टेन एरिया के अंदर कंटेन करके रखा था। आपने उनको सारे पूरे पाकिस्तान में फैल जाने की उनको क्यों दी इजाजत? फिर आप उनके पासपोर्ट क्यों बना रहे हैं? आप उनके शनाख्ती कार्ड क्यों बना रहे हैं? वो क्यों इस तरीके से पूरे मुल्क में दंदनाते फिर रहे हैं? आपको पता है अभी अगर आपके गवर्नमेंट ने अगले दिन इसका डाटाबेस दिया कि इस्लामाबाद के अंदर क्राइम्स में कितने अफगानी बाशिंदे जो इन्वॉल्व, आपको पता है हर चीज का। लेकिन आप सीरियस क्यों नहीं होते अपने अमनो सुकून के लिए या पाकिस्तान के लिए सीरियस क्यों नहीं होते? कौन होगा? मैंने आपको बताया था कि आपके पाकिस्तान के अंदर एजेंसियों की मर्जी के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकते। लेकिन ये क्यों इन लोगों के साथ आप व्हाई यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट? आप क्यों नहीं समझते कि आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती जब तक अमन और सुकून नहीं होगा, जब तक लॉ एनफोर्समेंट ठीक नहीं होगी, यहां आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। फंडामेंटल थिंग्स, वहां पैसा नहीं जाता जब तक अमन ना हो, जब तक आपकी अदालतें इंसाफ नहीं करेगी, पैसा नहीं जाएगा किसी तरीके से भी। बल्कि पाकिस्तान के अपना पैसा लेके भाग रहे हैं वहां से। तो ये एक तो आप ये इस चीज में सीरियस नहीं है। दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए तो एक सबसे बड़ा एक और क्वेश्चन मार्क है, आप अभी तक सीरियस ही नहीं है कि आप अमेरिकन कैंप में रहना चाहते हैं या आप CPEC में जाना चाहते हैं। आपका इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट का सेटअप में सबसे पहला फ्रंट रनर हफीज शेख। हफीज शेख कौन है? वो तो IMF का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर वो आएगा तो फिर वो CPEC बंद करेगा। आपका क्या ख्याल है? चाइना आपसे खुश होगा अगर आप हफीज शेख को लेकर आएंगे? अभी तक तो आप खुद कंफ्यूज है, आपको पता ही नहीं है कि आपने खुद क्या करना चाहते हैं। आप CPEC बंद करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, IMF के साथ काम करना चाहते हैं, सऊदीज के साथ काम करना चाहते हैं। सऊदीज खुद इस वक्त IMF का कैंप छोड़ गए, अमेरिका का कैंप। आपका मुझे तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही इस वक्त कि आपकी व्हाट इज योर डायरेक्शन? व्हाट इज योर डायरेक्शन? मैं छोटी सी बात एक करना चाहता हूं। इस वक्त हमारे अमीरुल मोमिनीन सब अटक जेल में बैठे हैं। उनकी 10-10 मिनट की खबर बाहर निकल रही है, हर चीज की। उन्होंने खाया ये है, उनको टीका ये लगाया है, उन्होंने कहा है मुझे मक्खियां मार रही हैं, मुझे तंग कर रही। कभी नवाज शरीफ साहब जब किले में थे, सबसे पहले तो ये किले में नहीं है, जब नवाज शरीफ साहब किले में थे उनकी खबरें इस तरह बाहर आती थी? क्या अब उन्होंने साइड चेंज कर ली है? कल यहां तक खबर आई है कि पसीना पहुंच रहे थे खान साहब तौलिए के साथ। फिर हर चीज की खबर बाहर आ रही। ये क्या ड्रामा है पाकिस्तान के अंदर? ये कौन सी गवर्नमेंटें हैं? ये कौन सी सजा है? वो तो हॉलीडे में उन्होंने कहा नहीं आज मैं दाल नहीं खाऊंगा, मुझे फ्रूट दिया जाए, फौरन फ्रूट पेश कर दिया गया। ये तो हॉलीडे में, इसको जेल कहा जाता है। ये जेल, ये क्या है? ये फिर मेरे पाक मुझे तो समझ नहीं आ रही। कई जजों को 4-4 दिन से नींद ही नहीं आई, पेशाब ही नहीं आया। उनको कहते हैं जी ओ अमीरुल मोमिनीन हमारे मुर्शिद साहब, इनकी जरूरत इनको पकड़ ली। खान साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं, कहते मेरी बीवी का कमरा तोड़ दिया। खान साहब वो नाक कर रहे थे, DIG के हाथ में वारंट था। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, इन्होंने कहा है कि ये किस तरह हो गया, इस्लामाबाद में फैसला हुआ था, आधे घंटे मुझे पकड़ लिया। मोहसिन बेग का फैसला हुआ था लाहौर में, तो आधे घंटे में FIR घुस गई उसके घर में, क्योंकि व्हाट्सएप पे आ जाती। जो DIG वहां पे गया उसके हाथ के अंदर वारंट मौजूद था, और आप अंदर वो लोहे के दरवाजे में, बुलेट प्रूफ दरवाजे में खोलते क्यों नहीं थे? उसको धक्के मारने पड़े मजबूरन। क्या करता वो? व्हाट चॉइसेस ही हैड? और फिर उसके, मैं एक बात में बड़ा खुश हूं, मैं पुलिस के खिलाफ अक्सर बातें तो मुझे बड़ी आती है, खिलाफ इनके सुनता हूं, लेकिन जब इनको एयरपोर्ट पे लेके गया तो वहां पे जो SSP रोया जाके इनके सामने कि मुझे किस तरीके से 4 सूबों में जलील किया और मेरी ट्रांसफर के लिए आपके दौर में मुझसे पैसे मांगे जाते थे। अमीरुल मोमिनीन के पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था। खान साहब के तब पास फिर भी जवाब नहीं था जब हमारे ISI चीफ, जो इस वक्त हमारे चीफ आर्मी, जब उन्होंने फाइल दी थी, जवाब फिर तब भी नहीं था। सारा पता था इनको खान साहब के मेरे दौर में क्या होता है। कहते जी जुल्म हो रहा है मेरे साथ ये हो रहा है, ये फाशिज्म है। आप खुद क्या करते रहे 3.5 साल में? आपने जो किया है, खान साहब कभी आपने सोचा है कि क्या था? उस्मान बुजदार क्या था?
अब उस एसएसपी को जवाब देना था ना लाहौर एयरपोर्ट पे बैठ के कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बड़ा खुश हूं उस पुलिस ऑफिसर ने जिसने हौसला करके खान साहब को ये हकीकत बताई। खान साहब अभी तक तो जेआईटी वालों को धमकियां दे रहे हैं कि मैं हुकूमत में आके तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। उस एसएसपी ने बड़ी हिम्मत की है, आफरीन है उस पर। ताट साहब लेकिन एक बात बताएं कि इस वक्त पूरी दुनिया से हमें पैगामात आ रहे हैं, मुझे भी, हमारे जानने वाले इधर जहाँ जहाँ हैं, हर बंदा ये कह रहा है इमरान खान के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ी ज्यादती हुई है। आज इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को 5 सालों के लिए नाअहल कर दिया है। ताट साहब आपको क्या लगता है कि इमरान खान के बगैर अगर इमरान खान जेल में है तो आपको क्या लगेगा, पाकिस्तान का सियासत आपको कैसे लग रही है? क्या आप देख रहे हैं कि जो उन्होंने गलतियां की हैं उनकी सज़ा तो मिलेगी उनको, लेकिन आपको लगता है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी रहेगी? आप इस चीज़ को, अगर इमरान खान फॉर एग्ज़ाम्पल अगले कुछ साल जेल में रहते हैं, जैसे कि हालात हैं, दुनिया उनके साथ सिंपैथी कर रही है, वो उन्होंने झूठ बोला, सारा कुछ किया, लेकिन लोग बातें उन्हीं की मान रहे हैं। आप इमरान खान को आउट ऑफ पॉलिटिक्स देख रहे हैं और उसमें पाकिस्तान की सियासत आपको किस तरह की नज़र आ रही है? जबकि या क्या आप समझते हैं कि उनकी एस्टैब्लिशमेंट से कोई डील हो जाएगी और वो फिर वापस आ जाएंगे? आपका इशारा पीटीआई बाजवा ग्रुप की तरफ है, क्योंकि ये पीटीआई जो खान साहब की, ये तो बाजवा साहब लेकर आए थे। ये तो फैज अहमद ग्रुप है, इसका नाम या रख लें पीटीआई फैज ग्रुप या इसका नाम रख लें पीटीआई बाजवा ग्रुप। अब मैं ये पूछना ये चाहता हूं, खान साहब कहते 27 साल, खान साहब बाजवा साहब के बगैर 27 सालों में आपको एक सीट भी आपके पास नहीं थी। आपको खैरात में एक सीट जो परवेज मुशर्रफ ने दी थी मियां वाली की, 27 साल आपकी पार्टी को किसी ने पूछा नहीं। 27 साल आपके खुद इस वक्त आपके शौकत खानम के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कहते हैं शुक्र है बंदा हमारे बोर्ड में नहीं है, ये अब शौकत खानम में इसका अमल दखल होता तो अब तो ये अस्पताल बंद हो जाना था। आज जावेद चौधरी साहब ने आर्टिकल लिखा बड़ा खास, जिसमें उसने लिखा है कि इनकी इनकी कमजोरियां क्या है। उसमें सबसे बड़ी कमजोरी उसने बताया ये बेवफा आदमी है, किसी से वफा ही नहीं कर, ये मर्द शनास ही नहीं है, ये सबसे पहले उन्होंने कहा। फिर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि आज इनके लोग निकट क्यों रहे, सिर्फ 21 वकील निकले हैं गुजरांवाला कोर्ट में, वो भी अपने कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर रहे हैं, बाहर नहीं निकले डरते, सिर्फ 21 लोग। लेकिन उन्होंने एक आइडेंटिफाई की चीज की है, मैंने बड़ा खुश था उस आर्टिकल पढ़ के। उन्होंने कहा है कि इन्होंने कोई फंड बनाया है, अपने अपने जो लोग इनके जेलों में पड़े हैं, जिनके पीछे लवाकिन, जिनकी माँ बाप अब इस वक्त फाके कर रहे हैं, उनके वकीलों के पैसे दे रहे हैं, खुद तो वकीलों का जुलूस लेके ये जाते हैं, उनके लिए कुछ किया इन्होंने? बल्कि इन्होंने कई लोगों को तो बस के नीचे फेंक दिया, उन्होंने कहा ये मेरे लोग तो है ही नहीं। लोग इसके वर्कर जो आप जिनकी बात कर रहे हैं कि आपको लोग कह रहे हैं ज्यादती, वो मायूस लोग हो चुके हैं, मेजॉरिटी लोग कर, उन्होंने कहा कि यार अपने लिए तो वकील कर लेता, हमारे लिए क्यों नहीं कर रहा। फिर दूसरी बात, जिन लोगों के टिकटों के पैसे 7 अरब रुपया है, वो उसका फ्यूचर बताया उन्होंने, वो 7 अरब रुपया कहां जाएगा, वो किधर गया? वो पाकपतन पहुंच गया कि या गोगियां या कौन ले गया? वो आपको किसी को पता है? टिकटों का उन्होंने 7 अरब रुपया इकट्ठा किया था। लेकिन खान साहब ने वो फंड बनाया है, वकीलों की कोई टीम बनाई है अपने वर्करों को बचाने के लिए, उनके लवाकिन को पैसे दिए जा रहे हैं, उनके घर उनको जेलों में खाना पहुंचाया जा रहा है? नहीं। फिर आप कह रहे हैं लोग बड़े तड़प रहे हैं, मैं बता देता हूं तड़प कौन रहे हैं। दो किस्म के लोग तड़प रहे हैं, करप्ट लोगों के बीवी बच्चे जो समझते हैं ये इबादत है पीटीआई के लिए काम करना, वो तड़प रहे हैं जिनके माँ बाप करप्ट है। और कुछ दूसरे जो यहाँ पे हमारे डंकियां लगा के ओवरसीज पाकिस्तानीज आए हैं, जिनको पता ही नहीं है डेमोक्रेट पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के स्पेलिंग क्या है, वो कहते हैं जी नहीं जी इमरान खान, इमरान कहते हैं इमरान खान ज्यादती होगी और बैठा जाएगा बहुत ज्यादती। तो चीमा साहब दिस इज ए, इस तरह नहीं होगा, दिस इज नॉट द, आप कह रहे हैं मैं अगर खान साहब इतने पॉपुलर थे तो आज इस 2018 के इलेक्शन से पहले क्यों नहीं मेरा मकसद आगे आ सके? इनको लाने वाले, हाँ तारीफ करें उनको, बाजवा साहब की, फैज अहमद साहब की, जिनकी मेहनत उनकी थी, पैसा कौम का लगा था, पार्टी तो है ही नहीं है। कौन कहता पार्टी ने तो मैंडेट नए पाकिस्तान का चेंज करके रियासत मदीना बना ली, वो तो मुर्शिदैन चले गए, वो तो मजहबी पार्टी बन गई ना। उन्होंने तो रिजवी साहब के बैंक वोट बैंक के ऊपर अपना सौदा कर लिया उसको। इट्स नॉट द सेम पार्टी टू बिगिन विद। और आज देख लें, सुबह कुछ होता है, खान साहब ने अब आखिरी जेल जाने से पहले तो मिन्नतें तरले शुरू कर दी थी, मैं इनसे बात करना चाहता हूं पाकिस्तान के लिए, मैं पाकिस्तान के लिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बैठना चाहता हूं, मैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबके साथ बैठ जाता हूं। कोई हकलबारी कर मेरा ये इज नॉट, he cannot be a political leader.
He cannot तार be. साहब ये He was a cricketer. He can be an entertainer. मुझे आज किसी ने बताया कि दुबई से डॉक्टर आता है जो उनके हेयर ट्रांसप्लांट भी करता है और बोटॉक्स भी लगाता है। सुना बोटॉक्स वगैरह लटक गई खान साहब की स्किन भी, और मैं बताना नहीं चाहता, किसी ने बड़े मुस्तनद बंदे ने मुबैना तौर पे कहा है कि इनको टीके कुछ लगाए गए हैं क्योंकि कांपना शुरू हो गए थे जेल में जाके। अच्छा ये तार साहब एक बात बताएं, कहा जा रहा है कि हफीज किसी ने शेख कंफर्म तो नहीं की, लेकिन दिस इज द रूमर्स दैट गोइंग ऑन कि डॉक्टर्स को बुलाया गया और उन्होंने टीके लगाए। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड कि ऐसी कोई ज़ाहिर बात है, उनकी एज 70 से ज़्यादा हो गई है। वैसे तो वो फिट हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। लेकिन तार साहब एक बात बताएं कि ये हफीज़ शेख साहब जो हैं, ये पाकिस्तान आते हैं, वज़ीर आज़म बन जाते हैं, फिर चले जाते हैं, पाकिस्तान आते हैं, वज़ीर ख़ज़ाना बन जाते हैं, फिर चले जाते हैं। तार साहब पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं है जो वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर आज़म बन सकता है। ये दुबई में बैठे हुए ये बंदे क्यों पाकिस्तान, तार साहब 2023 आ गया, आप भी चीख-चीख के थक गए हैं, सारी दुनिया भी कह रही है, ये बाहर से क्यों बंदा ला के वज़ीर आज़म बनाता है पाकिस्तान में? चीमा साहब, आज मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूँ जिसका मुझे अगले दिन उसने बड़ी अपील की बात। उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तानी पढ़े हुए बच्चों लोगों को आगे नहीं लाया जाएगा पॉलिसी मेकिंग जगहों पे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। उसकी वजह उस बंदे ने, बल्कि जिसने वो आर्टिकल लिखा है, उसने प्रूव किया है कि जो बाहर से आपके इकोनॉमिस्ट आप लाते हैं, जो बाहर के पढ़े होते हैं, वो बाहर की पॉलिसियों को लाके इस पाकिस्तान के अंदर इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी लोगों को मिजाज देखकर या पाकिस्तान के हकीकी प्रॉब्लमों को देखकर पॉलिसी नहीं बनाते। और पाकिस्तान की फ्लेवर की बड़ी रीजन ये है, पाकिस्तान की फ्लेवर की सबसे बड़ी रीजन ये है, फॉरेन एजुकेटेड नॉन पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर भी, जिसमें हफीज शेख साहब भी हुआ। मेरी 1-2 दफा इंटरेक्शन हुआ है, हफीज शेख साहब उर्दू में बात नहीं करते, इंग्लिश में बात करते हैं। लेकिन ये कि वो कुछ लोगों के लिए अच्छे, और सुना है कि जब कुछ अर्सा पहले आ जाते हैं इस्लामाबाद, आते कैरियन के साथ, क्योंकि वो परमानेंट तो नहीं होते ना, वो तो आते हैं पीछे अपने आकाओं के, पीछे से ऑर्डर लेकर आते हैं, चीजें पीछे से एजेंडा लेकर आते हैं, वो एजेंडा डिलीवर करते हैं। लेकिन ये ठीक है, ठीक अफेश ये सब ना, और लेकिन वो चाइना वाले $26 बिलियन फंसा के बैठे जे, 58 बिलियन का और तो कांदे ने बताओ ट्रेन बनानी, उन्होंने क्या करोगे? तो ये तो बात फिर वही है कि ये वज़ीर आज़म तो फिर वज़ीर आज़म हाउस के ही होंगे, बाहर तो कोई और वज़ीर आज़म होगा तार साहब। मैं स्मार्ट के साथ ये कहता हूं कि जो कुछ भी है इसमें मार पाकिस्तान खाना है, पाकिस्तानी खाएगा गरीब का बच्चा, क्योंकि उसके पास चॉइस कोई नहीं है। कोशिश तो करते हैं, बेचारे किश्तियों में डूब जाते हैं, पैदल भी भागने की दुनिया कोशिश कर रही पाकिस्तान से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बेचारे फंसे हैं इस जाल में, वो मार खाते हैं। और पाकिस्तान मेरा मुल्क, मेरी मादरे मिल्लत, मेरी जान पाकिस्तान 76 साल से जलील हो रहा है, और आगे भी कोई उसके बारे में सोच नहीं रहा। अफसोस की बात है। लेकिन मेरी उम्मीद अभी तक, मैं टोटल ना उम्मीद नहीं हूँ। आर्मी चीफ साहब से मुझे अभी तवक्कुआत हैं, देखें, मैं टाइम दूंगा उनको, अभी तक मैं टाइम दूंगा, देखूंगा उनको, शायद को उनको मुश्किलात हों, लेकिन इस आर्मी चीफ साहब के, हाफिज साहब के बाद मैं अगर ये डिलीवर ना कर पाए, फिर कोई नहीं कर पाएगा। मैं फिर उसके बाद इतने शेख थे, ये तो बाहर दिख रहा है, आईवी लीग दे रहा है थोड़े मम्मी डैडी बंदे ने इस तरह दिस इज हाउ दे डू इट। एंड जिस तरह मैंने कहा, कैरी ऑन में जाते हैं, लूट के वापस आ जाते हैं। फिर मेरे जैसे बंदे, मैंने आपको बताया, फिर टोरंटो में जाके इनके मालात ही देखा करेंगे, और तो कुछ भी नहीं है, फिर दुआएं खैर ही हो सकती। हाँ, आज जो आखिर में जो एक चीज मैं खासकर एक और ऐड करना चाहूंगा, जो कि मैं समझता हूँ आपके लिए भी होनी चाहिए, मेरे लिए भी खुशी की बात भी है, और कुछ सवालात भी मेरे ज़हन में नए आ गए हैं, कि विबा तनेजा हैज बिकम द न्यू सीएफओ ऑफ टेस्ला। ये एक बहुत बड़ी बात है, और उसमें खासकर न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, और तनेजा लास्ट नेम इज अ पंजाबी लास्ट नेम। और उससे पहले भी जो उनके सीईओ थे, एक उनका नाम दीपक आहूजा थे, वो भी एक पंजाबी लास्ट नेम है। तो मेरे लिए बड़ी खुशी भी है कि somebody from my same origin has become a new CFO at Tesla। लेकिन साथ क्वेश्चन मार्क भी है कि क्यों ये सारा कुछ बॉर्डर के दूसरी साइड पे होता है। हमारे बच्चे जो यहाँ आईवी लीग स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या वो, फिर दोबारा क्वेश्चन करूंगा, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ नहीं सीख रहे, क्या बचा है?
तार साहब ये वैसे बात बड़ी टेक्निकल है। ये तो नहीं हो सकता कि जो बच्चे हमारे वहाँ पढ़ते हैं अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटियों के अंदर, वो बिल्कुल ही कहीं गुम हो जाते हैं। मतलब वो कहीं न कहीं तो काम कर रहे होंगे, मैं कहीं न कहीं तो नहीं चीमा साहब, ऐसे मैं आज कैसे? एक और चीज मेरे चीज एक ज़हन में और आई। मैंने आपको शायद पहले भी कहा था कि मैं कई जगहों पे जाता हूँ, पाकिस्तानी बच्चों से पूछता हूँ कि आप कहाँ से हैं, तो वो कहते हैं कि माय फादर वाज फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम हियर। या तो फिर आइडेंटिटी सामने आना, उनको उनको इतना शर्मिंदगी होती है पाकिस्तानी बताने में, और या फिर उनको माँ-बाप जो है वो प्राइड ही नहीं दे पाते उनको कि पाकिस्तान जिस तरह हालत है। या तो ये मेरी अपना सेल्फ क्रिएटेड एक्सक्यूज है, लेकिन क्या वजह है इसकी मेरे को समझ नहीं आई। कि या फिर मैंने आपको कहा था चीमा साहब, मैंने आपको रिक्वेस्ट भी की थी, मैं बल्कि अक्सर दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने लास्ट नेम पे प्राइड रखा करें। आप जो कुछ भी हैं, खुदा ने हर इंसान को बहुत खूबसूरत और वेरी इंटेलिजेंट बनाया है, जैसा भी हो, जो कुछ भी हो। मैं जितना आपसे बोलता हूँ, पाकिस्तानी लुटेरों के खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन मेरी मादर मिल्लत, मेरी जान है पाकिस्तान है। माई एग्रेशन टुवर्ड्स द पीपल, दोज आर लूटिंग माई मदरलैंड। मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे प्राइड है, और मैं पैदा पाकिस्तानी हुआ था, मरूंगा पाकिस्तानी। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या वजह है हमारे इंस्टीट्यूशंस में लोग जो जाते हैं वो गुम हो जाते हैं, सर नेमलेस हो जाते हैं? क्या वजह है? व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट राइजिंग? Why the Pakistani Americans they are not rising? What is the reason? क्या बात है? क्या वजह है? या फिर हमें तार साहब एक बात भी है कि हमें शायद उतनी बात करनी भी नहीं आती। आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के जो हेड हैं इस वक़्त आदिल नजम, ही इज़ अ पाकिस्तानी। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ वर्ल्ड जो उसका है, आप देखें डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इज़ नोन ग्लोबली, बड़ा एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, वो डीन मैं रहे चाहता हूँ, बॉस्टन। नहीं मेरा जिक्र, मैं जब लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन में था, आई हैव बीन, ही इज अ वेरी कमिटेड डेमोक्रेट एंड वेरी लेफ्ट विंग माइंडसेट के साथ आई हैव एन इंटरेक्शन विद हिम। आदिल नजम बॉस्टन में किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है किसी जगह पे, आई नो हिम। लेकिन पता नहीं फिर हमारे कोई क्या बात है, पीआर का नहीं पता, या शर्म महसूस करते हैं किसी को बताना हम पाकिस्तानी अमेरिकन, या क्या वजह है पता नहीं। मैं राइज नहीं कर रहे हैं पाकिस्तानी, आई हैव नो क्लू अबाउट ये। मुझे कई दफा इस पे एक हैव रिजर्वेशंस, लेकिन नो ऑफेंस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ मिस्टर तनेजा टू बिकम अ सीएफओ। मेरी तरफ से मुबारक होनी चाहिए उनको। और हम बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है टेस्ला। देखें, इसमें एक रीजन देखी जा रही है, टेस्ला इज मूविंग देयर प्रोडक्ट्स टू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, एंड मे बी दे नीडेड रिप्रेजेंटेशन बिकॉज उसमें तनेजा साहब हैज स्टडीड फ्रॉम द न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन इट्स अ बिग पोर्टफोलियो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। कांग्रेचुलेशंस टू तनेजा साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। आपने जब थोड़ी देर पहले कहा कि पाकिस्तान के पढ़े हुए बच्चे जब पाकिस्तान के अदारों में लगेंगे तो वो हमारे लोकल सॉल्यूशंस हमारे अवाम के लिए ढूंढेंगे। हमारे इम्पोर्टेड लोग जो हैं वो लोकल अवाम के लिए जो सॉल्यूशन निकालते हैं शायद वो फिट नहीं आ रहे। तो जैसे ये आप तनेजा साहब की बात कर रहे हैं, अगर वो इंडिया से पढ़े हुए हैं, एटलीस्ट अगर एक डिग्री इंडिया से है और एक डिग्री उन्होंने बाहर से जाके डेफिनेटली ली होगी, और इन केस आई हैव नॉट सीन हिज पोर्टफोलियो। सो लेकिन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आपने सही कहा, कांग्रेचुलेशंस। होता तो है, आपकी बात देख के बार बार ये क्यूरोसिटी आती है कि लबो यार बंदे साढ़े कितने गए ने, मतलब इन कंपटीशन ही सही इंडिया के यार अगर वो लोग निकले हुए हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं, हमें मिलते रहते हैं पूरी दुनिया में, और बड़ी खुशी होती है। कई दफ़ा हमने अभी चंद्रयान जो है वो चांद के ऑर्बिट में चला गया है, तो दैट इज़ देयर ग्रेट सक्सेस, वन शुड सेलिब्रेट इट। बट एनी हाउ लेट्स सी कि ये हुकूमत के 5 साल तो ख़त्म हो गए, अब आइंदा तारड़ साहब क्या होता है? केयर टेकर सेटअप में अनसर्टेनिटीज़ होंगी, हैजान होगा, क्या होगा, कब इलेक्शंस होने हैं, इस दफ़ा पता ही नहीं है। पहले तो पिछले कुछ साल पता रहा, हर बंदा इस्लामाबाद में कह रहा है इलेक्शन नहीं होंगे, ये सेटअप 6 महीने चलेगा, मार्च में इलेक्शन होंगे, ये होगा वो होगा। एनी हाउ लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। थैंक यू।